नमस्कार। आईपा ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, यहाँ पर हमारा मकसद है कि एक सकारात्मक राजनीति की ओर आगे बढ़ना और यहाँ पर जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है उससे लोगों को अवेयर कराना। और इसी मकसद को पूरा करते हुए हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। जी हाँ, हमारे साथ हैं बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की सदस्य प्रज्ञा पाठक जी। प्रज्ञा जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। प्रज्ञा जी, मेरा पहला सवाल तो जिस तरह से अभी देखिए किसानों का आंदोलन चल रहा है, फिर हमने कोविड का भी वो काल देख लिया और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी जो कोविड के दौरान की जो कड़वी यादें हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो इन सब के बीच यहाँ पर विपक्ष ने भी पूरा दम लगा रखा है अपना। तो अब ऐसे में जो 2022 का जो मिशन है उसे आप कैसे देखती हैं और इसको लेकर किस तरह की तैयारी? तो सबसे पहले मैं वहीं से शुरू करूंगी जहां से आपने क्वेश्चन लिया है कि कोरोना काल से हम सभी, हमारा पूरा देश निकला है। सभी ने एक ऐसा भयावह समय देखा है जिससे हम सब ने फाइट करके, बेहतरीन फाइट करके वापस अपनी ज़िंदगी में कदम रखा है। उस बीच में अगर विपक्ष की बात कर लें तो विपक्ष की जो भ्रांतियां फैलाती हुई चीज़ें हैं, जो वो नाव लेकर चल निकले हैं इस वक्त, उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 100 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिसका उद्देश्य भाजपा ने सजाया था और पूरा भी किया है, जिसके लिए आज विदेशों में भी हमारे देश की चर्चा हो रही है। तो इस विषय को तो हम सभी जानते हैं और हमारे लिए सम्मानीय विषय है। उसके साथ साथ राजनीति की आपने बात करी कि 2022 का चुनाव, तो आप सभी को पता है कि जिस जिस तरह से विपक्ष के लोग कुल बुलाकर बाहर निकले हैं और अलग अलग चीज़ों को नाप तौल कर रख रहे हैं, सोच रहे हैं, रोज नए अपने पुलिंदे व्याप्त करते हैं, फिर वापस आकर दूसरी राजनीति के पुलिंदे रखते हैं। तो उससे बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि राजनीति को कहीं भी किसी परिवेश में, मुझे लगता है जनता को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी जनता आदरणीय मोदी जी के कार्य को समझ चुकी है, भाजपा की कार्यशैली को समझ चुकी है और 2022 का शंखनाद हम यूपी विजय का पहले ही कर चुके हैं। बाकी आप समय देखें कि अभी तो 2022 का समय आया नहीं है और लोग इस तरह से परेशान हैं। तो देखते जाइए आगे के होता है क्या। और प्रज्ञा जी, यहाँ पर आपने वैक्सीनेशन की बात की, 100 करोड़ जो वैक्सीन आपने कहा कि, लेकिन जब हम डबल डोज की यहाँ पर बात करते हैं कि डबल डोज की जब हम उस पर आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की खासतौर से मैं बात करूंगी, तो जो उसका आंकड़ा निकल कर आता है वो 12.26 का है और इस लिहाज से उत्तर प्रदेश काफ़ी पीछे रह गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगी? मैं बिल्कुल आपकी इस बात को, अगर आपने कहा है, वैसे 12.6 जो आप बता रहे हैं मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम लोग खुद अभी कैंपेनिंग कर रहे हैं और जहाँ तक मेरी अपनी, मैं खुद की बात करूँ, पिछले हफ्ते ही हमने 600 लोगों को डबल डोज वैक्सीनेट किया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ आंकड़ों में संशय है जो ज़रूर संशोधित होना चाहिए। लगातार समय के अनुसार जो वैक्सीन है वो लग रही है। हम खुद स्लॉट बुक कराते हैं, स्पेशली नवरात्र में हमने 600 महिलाओं के अलग अलग स्लॉट नोएडा में बुक कराए हैं, डबल डोज लगाई है। और लगातार, क्योंकि वैक्सीनेशन जब शुरू हुई तो लोगों में एक डर था कुछ लेट हो रहा है, किसी का 3 महीने है, कोई आउटशोट पे है तो उसका 4 महीने जा रहा है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं उत्तर प्रदेश अभी भी डबल डोज में पीछे है, जो मेरी जानकारी है। यहाँ पर एक सवाल मेरा ये भी है, जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का एक मुद्दा जो है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे में जो आने वाले चुनाव है उसमें आपको नहीं लगता इसका खामियाजा मौजूदा सरकार को उठाना पड़ सकता है? क्योंकि चुनाव बिल्कुल नज़दीक है लेकिन उनकी जो मांगे हैं या उस तरफ जो आपकी पहल होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है। मैं आपके इस मुद्दे को ही बहुत सरोकार करते हुए, सम्मानित भाव से, आपके क्वेश्चन को सम्मानित भाव से लेते हुए बिल्कुल जवाबदेही अपनी रखूंगी कि भाजपा लगातार पिछले 10-15 दिनों से किसान चौपाल कर रही है। वो चाहे पश्चिम के मुजफ्फरनगर के क्षेत्र रहे हों या दादरी का किसानी क्षेत्र रहा हो, हमने जिस तरह से सभाएं की हैं और जो हमें लोगों का सराहनीय सहयोग मिल रहा है, मैंने बहुत जगह से लाइव कराया है, वीडियोज़ मंगवाई हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा किसान है जो हमसे नाराज़ है। क्योंकि हम गाँव में जा रहे हैं तो हमारा किसान तो सुबह घर से निकलकर खेत पर काम कर रहा है और शाम को आके घर पे आराम से मेहनत करके सोता और वापस अपने खेतों पर नजर दौड़ा रहा है। तो वो कौन सा किसान है जो ऑडी से आकर ऑडियो को साइड में खड़ी करता है, बीएमडब्ल्यू साइड में खड़ी करता है और आकर भाषण देता है और शाम को जाके 5 स्टार में रुकता है? यही वो कौन सा किसान है जो 10-10 करोड़ रुपए खर्च करके ट्रकों को इकट्ठा करके बढ़िया मालपुआ खा के वहां पर मोदी जी की रणनीति पर बात कर रहा है? मुझे वो किसान ही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जिन किसानों के बीच हम बैठ रहे हैं, जिन किसानों के लिए हमने जनधन योजनाओं को लेकर कार्य किया है, जिन किसानों के खातों में हमने लगातार, आप सभी देख रहे हैं कि सहयोग राशि जो पहुंचाई है, वो किसान तो हमारे साथ है। 11 महीने से जो बॉर्डर्स पर टिके वो किसान आप उन्हें मानती ही नहीं है।
नहीं, मैं इस बात को आपको यहाँ रोकूंगी। जो प्रदर्शन, देखो अपनी मांग, हम स्वतंत्र हैं, हम 1947 से हमारा भारत स्वतंत्र हो चुका है। मैं भी अपनी मांग को सक्षम तरीके से, समृद्ध तरीके से, अपने विचारों को पूरा संकल्पित तरीके से रखती हूँ, लेकिन कम से कम वो मांगे जो जायज़ हों। जब आप बहुत सारे किसानों से मैं बात करूँ, आप बात करिए, आपको उनका जो बिल है, जो संशोधित बिल है, उनको उसकी कोई जानकारी नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो एनआरसी के उसमें धरने में बैठे हैं। आपने देखा वीडियोस, मीडिया बहुत अच्छे से देता रहा है। तो मुझे लगता है कि किसान नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, हमारे अन्नदाता हैं, उनकी मांगे जायज हो सकती हैं, लेकिन उस बीच में कुछ ऐसे लोग पड़ गए हैं जो अपनी राजनीति को चमकाकर, यहां से लेके बंगाल के चुनाव, आपने कहा कि 11 महीने से किसान बॉर्डर पर बैठा था, लेकिन वही किसान के पास टाइम कैसे मिल गया कि वो बंगाल जाकर चुनाव प्रचार करता? तब उसको बॉर्डर पर, फिर बॉर्डर पर बैठने वाले किसान कौन थे अगर वो बंगाल जाकर चुनाव प्रचार करा था? और वहां से आकर वो ये किसान कह रहा है कि हमने बंगाल का क्या हाल किया तो वो हाल हम उत्तर प्रदेश का करेंगे। तो ये किसान तो नहीं करेगा ना। किसान तो अपनी अन्नदाता अगर बैठा है तो अपनी मांगे मांगेगा, ना कि वो चुनाव में जाकर पूरी चुनावी रोटियों में भाषण देगा, मंचों पर देखेगा, कहेगा मोदी जी को वोट मत दो। अब उत्तर प्रदेश में आ गया कि योगी जी को वोट मत दो। वो अपनी मांगे रखे ना, वो चुनाव प्रचार का कोई रणनीतिकार तो किसान नहीं है। तो आप हमें खुद बताइए, फिर बॉर्डर पर कौन बैठा था जब टिकैत जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे? यहाँ पे एक सवाल मेरा कानून व्यवस्था को लेकर भी है। प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है, चाहे आप देख लीजिए यहाँ पर लखीमपुर खीरी हो, कानपुर हो, हाथरस हो, उन्नाव हो, जब इस तरह की जब घटनाएं सामने आई हैं तो इसको लेकर, क्योंकि मोदी जी के जो आंकड़े आते हैं या योगी जी ने जो भी आंकड़े दिए हैं, उनमें अक्सर कहा है कि हमारे शासनकाल के दौरान जो क्राइम का जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा नीचे आया है। लेकिन ये घटनाएं क्या बयां करती हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश हो या देश हो, बहुत बड़ा है। और जिस तरह से कानून व्यवस्था की आप बात करें, मैं कानून व्यवस्था की खुद बात करूँगी, तो जिस तरह से भाजपा के शासनकाल में आप किसी भी थाने पे चले जाइए, किसी महिला थाने पे चले जाइए, किसी छोटी सी चौकी पर भी जाइए, और आप ये कहिए कि भाई साहब नहीं, आप करेंगे नहीं तो हम ट्वीट कर रहे हैं, देखा होगा आपने। तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं जो संभाली गई हैं, लोगों में डर है। नोएडा की आप ले लो, कहाँ नोएडा में पूरा कमिश्नरी लागू करी गई है, किसके शासनकाल में करी गई? हमने तो नहीं सोचा कि उसमें क्या फायदा क्या नुकसान, करा ना हमने, जब चीजें नहीं सही लगी तो करी। तो लगातार हम कानून व्यवस्था पर बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और सबको ये पूरी तरह से आदेशित है। मैं खुद भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की टीम में काम कर रही हूँ। लगातार मिशन शक्ति के माध्यम से हम जन जन तक जा रहे हैं, महिलाओं से मिल रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या कानून सुचारू रूप से होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। देखो, क्राइम तो समाज बड़ा है, योगी जी, मोदी जी और हम और आप जहां जहां हैं, चीजों को कैसे व्यवस्थित करना है, सिस्टमैटिक करना है, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या हमें रणनीति देनी है, कैसे आदेशित करना, हम वो कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें होती तो उस पर भी हम तुरंत पैनी नजर लेते हैं, एक्शन लेते हैं। आप देखते कई बार अधिकारियों को, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी निलंबित करने में योगी जी कभी सोचते हैं, नहीं देखा होगा। तो सब कुछ बहुत पैनलिंग तरीके से हो रहा है, लेकिन इतनी लचर व्यवस्था उत्तर प्रदेश की कर रखी थी कि अधिकारी हो या कानून व्यवस्था हो, सब ढुलमुलाया लचर व्यवस्था से ओतप्रोत था। लगातार जब से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, कानून व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, आप खुद भी महसूस कर रही होंगी बीइंग ए विमेन कि चेंजेस हुए हैं। और 2022 के बाद जब आप लोग दोबारा से हम पे विश्वास जताएंगे, तो जो थोड़ी बहुत छोटी मोटी त्रुटियां आपको नजर आ रही हैं, मुझे लगता है वो भी कील ठोक के सही कर दी जाएंगी। चलिए, आपने कहा कि जो कमियां उन्हें जल्द दूर किया जाएगा, लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर भी है कि आप ही के इस शासनकाल में जो समाज में, खासतौर से ब्राह्मण समाज की बात करूंगी, शिकायतें हैं। आपने कहा कि ब्राह्मण, आपने एक ही समुदाय लिया ब्राह्मण, पर जैसे अलग अलग बातें आती, कोई कहता है कि ये नाराज समुदाय नाराज है, वो समुदाय नाराज है, या ब्राह्मण समुदाय नाराज है। मैं खुद ब्राह्मण की बेटी हूँ, और क्यों ब्राह्मण नाराज होगा? भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसी कार्यकर्ता को प्रदेश में लिया। ऐसे हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे पदों पर आसीन होकर भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और करते रहेंगे भी। तो ब्राह्मण नाराज क्यों है? ब्राह्मण तो सर्वोपरि भाजपा का हितैषी रहा है। आप पूरा उत्तर प्रदेश खंगाल लीजिए, मैंने बचपन से अपने ब्राह्मण मोहल्ले में पूरी तरह से भगवा झंडा ही लहराते हुए देखा है। तो कोई ब्राह्मण नाराज नहीं है। जैसे वोट बैंक की राजनीति हो रही है लगातार, जब इन लोगों को लग रहा था ब्राह्मण नाराज है तो ये ब्राह्मण पे फोकस कर रहे थे, फिर किसी ने कह दिया कि ओबीसी और ये नाराज हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उसके ज्यादा पदाधिकारी बनाएंगे। अभी हम कह देंगे कि हमसे ये कम्युनिटी यादव समाज नाराज है, तो ये उधर भाग लेंगे। ये चीजें होती तो हमसे कोई भी समुदाय नाराज नहीं है। तो इस बार भी ये माने कि ये जो अयोध्या वाला जो राम मंदिर का जो मुद्दा है, वो इन चुनावों में सबसे ऊपर रहेगा? देखो, हम लोग राम हमारे आराध्य हैं। हम पार्टी में हो, घर में हो, जो हमारे संस्कार हैं, हमें हमेशा ये पिरोया गया है कि भगवान
से रिलेटेड सिर्फ आपको भाव रखना है, आपको कोई स्वार्थ नीति में भगवान राम, अब हम कहें कि नहीं राम मंदिर हमारा मुद्दा रहेगा, राम ने हमें जन्म दिया वो हमारा मुद्दा क्या रह सकता है। हाँ, हमारे लिए गौरव का विषय है, ये सम्मान का विषय है कि आपने बहुत सारे मुद्दे देखे हैं, उसमें से एक ऐसा विषय था राम मंदिर, जिसको लेकर भ्रांतियां फैलाई गई थी, कल्पनाएं समाज में डाली गई थी कि कभी राम मंदिर का निर्माण अगर हम करने निकले तो ये होएगा, वो समुदाय में काटामारी होगी, एक समुदाय व्यवस्थित नहीं रहेगा। और हमने ये देखा और ये डर हमारे अंदर व्याप्त था, क्योंकि लोगों ने जब भी राम मंदिर की जो एक इमारत ढाई गई थी उस पर रचनाएं रची और अच्छी खासी सरकार नीतियों में काम भी किया, लेकिन जिस तरह से भाजपा ने भगवान राम की समृद्धता को समझते हुए भगवान राम को आराध्य मान के जो हम चल रहे थे, जो लोगों का ये कहना था और लोगों ने हम पर ये विश्वास ही जताया था, आदरणीय मोदी जी को जब चुना था तो लोग कह रहे थे कि काश ऐसा हो कि इस बार आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के सीएम बनने के बाद लोगों ने ये संकल्प से सिद्धि की ओर की व्यवस्था कर दी थी कि राम मंदिर का निर्माण हो, और वही सम्मान, वही हिंदुत्व का सम्मान, वही राष्ट्र का सम्मान आदरणीय मोदी जी ने बहुत ही चुटकी में कर दिया। राम मंदिर का निर्माण का जो हो रहा है, आपने देखा किसी एक व्यक्ति को कहीं खरोच भी नहीं आई और राम मंदिर का निर्माण हो रहा, तो हमारा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि जो सरकारें बातें बनाती हैं, जो सरकारें हम पर हमेशा कटाक्ष करती रहती हैं, वो इन मुद्दों की व्यवस्था को तब सही क्यों नहीं कर रही थी। इतने सौ सालों से राम मंदिर का निर्माण था और इतनी व्यवस्थित तरीके से हो गया और वो भी उनसे भूल नहीं रहा। तब उनका ये भी कहना है कि राम भी हमारे मुद्दा हो सकते हैं, तो उनसे कहिए कि आप भी राम को अपना आराध्य मानिए, आप भी राम को लेकर चलिए, और जब भगवान के हाथों में नैया होगी तो पार तो लगनी है, और भगवान राम के हाथ में होगी तो राम, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि राम ही इस भारत का मान है, अभिमान है, धरती ध्वजा अंबर है और सारा हिंदुस्तान है, तो आप मानिए ना राम को, हो सकता है आपकी नैया भी पार लग जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर योगी सरकार इस बार 2022 में राम के सहारे ही अपनी नैया पार लगाने वाले हैं। बिल्कुल, देखो राम के सहारे नैया क्या पार लगाएंगे, भगवान तो सभी की नैया पार लगाता है, और जिसमें व्यवस्थित आस्था होती है, कहते हैं ना पत्थर को भी मानो तो भगवान पत्थर भी चलने लगता है। तो हमारा कोई बिल्कुल भी राम भगवान या राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है, वो हमारा कर्म था, वो हमारा धर्म था, जो हमारे रहते हुए हम लोगों के शासन काल में पूर्ण हुआ है, वो हमारा श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा का भाव है, वो हमारा कभी मुद्दा नहीं रहा। 2022 जो मिशन है यूपी मिशन, उसमें क्या रणनीति रहने वाली है, किस तरह से आप यूपी को फतेह करने वाले हैं? देखो रणनीति की अगर हम बात करें, 2022 का चुनाव बहुत ही निकट है। रणनीति में क्या, हम रणनीति तो वो वहाँ लगाई जाती जहाँ हमने कोई नीति पर काम ही ना किया हो। हमने देश के लिए काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश के लिए लगातार काम किया है। लगातार आपने देखा है कि जिस तरह से जो लचर व्यवस्थाएं थी, जो भी भाव थे, जहाँ पे काम करना था, जहाँ पे सही तरीके से हमें संयम बरतते हुए चीज़ों को वापस प्रारूप में रखकर इमारतें खड़ी करनी थी, हमने लगातार वो सुगम भारत की व्यवस्था बनाई है। किसी भी और आप देख लीजिए, लोग कहते हैं कि युवाओं को ये नहीं किया या आपने ये व्यवस्था सही नहीं की, हमें लगता है सारी व्यवस्था हमने सही की है। वही हमारा मुद्दा है कि अगर हमने कई करोड़ शौचालय बनाए हैं तो गांव वाले हमारे साथ हैं, अगर हमने गांव तक रोडें बनाई हैं पंडित दीनदयाल ग्रामीण योजना के तहत तो वो गांव वाले भी हमारे साथ हैं, हमने वहां तक लाइटें पहुंचाई हैं, उन गांव तक लाइटें पहुंचाई जहां लोगों ने सोचा नहीं था, लोग दौरे पर भी नहीं जाते थे। तो हमारी रणनीति यही है कि विकास हम कल भी कर रहे थे, विकास हम आज भी कर रहे थे। उसके साथ आप महिला हैं, क्योंकि महिला इंटरव्यू ले रही हैं आप, तो आपके लिए बताऊं कि इस बार मातृशक्ति को लेकर बहुत ज्यादा भाजपा ने काम किया, और मुझे उस मुद्दे पे बोलना चाहिए कि हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय गीता शाक्य जी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे कर रही, क्योंकि हम सबको ये आदेश है कि पहले भी जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी, उन्होंने कहा था मेरे कार्यों के साथ साथ भाजपा का एक कार्य होगा या हमारा एक कार्य होगा, मातृशक्ति के सम्मान में एक कदम और एक्स्ट्रा हमें चलना है। भाजपा चली है लगातार अनेकों योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, शौचालय व्यवस्था हो, सुमंगला योजना हो, बेटियों की योजना हो, बेटी बचाओ हो, मिशन शक्ति हो, सारा का सारा खाका मातृशक्ति के ऊपर रखा है। और इस बार बहुत ज्यादा तरीके से मातृशक्ति का सहयोग है भाजपा में। हम लोग दौरे कर रहे हैं, गांव से निकल कर महिलाएं आती हैं कि दीदी आप मोदी की पार्टी से, हमें भी जोड़िए, हमें भी भाजपा में आना है या हमें भी मोदी जी को वोट देना है। जिन्हें पता है कि वोट कब पड़ना, वो अभी से करें कि हमारा वोट लेकर जाइए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, और हमारा रणनीति, हमारा जो विषय होगा, हमारा जो चुनाव लड़ने का मुद्दा होगा, सिर्फ होगा देश का विकास। कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और इसी विकास पर हम दोबारा 2022 का चुनाव जीतेंगे, और वापस शायद आप हमारा इंटरव्यूज जीत के बाद कर रही होंगी। चलिए, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि आप एक बार फिर यूपी फतेह करें, और इस बातचीत के लिए, विस्तार से जो आपने बातचीत की है उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो ये थी प्रज्ञा जी। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारा मकसद है कि उनके जो भी कम्युनिटी लीडर हैं या पार्टी के लीडर हैं, उनके जो विचार हैं वो यहाँ पर हम आईपा के ज़रिए यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमारा मोटो है ऑल इंडिया
प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन आईपा, उसको लेकर आना, लोगों तक पहुंचाना। और ये बातचीत भी आप देख सकते हैं कि हमने जिस तरह से उनसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि यूपी मिशन में इस बार मुद्दे जो हैं वो विकास भी होंगे और राम के सहारे भी यहाँ पर योगी सरकार अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।